हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में वही रसिया यूक्रेन का मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर आपने लास्ट कुछ एडिटोरियल में देखा होगा या जिसमें मैंने बताया भी था कि कैसे पूरी की पूरी नाटो कंट्रीज़ या जिसमें उसमें कहें जो मुख्य लीडर है यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, सभी लोग मिलकर कैसे कितने प्रयत्न किया कि इंडिया कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रसिया की क्या कर दे, निंदा कर दे, जिससे क्या हो एक ग्लोबल ऑर्डर में रसिया को कम्प्लीटली आइसोलेट किया जा सके, कम्प्लीटली अलग थलग किया जा सके। उसका अमेरिका ने पूर्णतः प्रयास किया। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की जो यूएन की मीटिंग हुई थी उससे खुद को अलग कर लिया, उसकी वोटिंग से। जो ह्यूमन राइट की काउंसिल थी उससे खुद को अलग कर लिया, जो भी वोटिंग हुई थी। और साथ ही साथ जो जनरल असेंबली की वोटिंग हुई थी रसिया के खिलाफ, उससे भी इंडिया ने क्या कर लिया, खुद को अलग थलग कर लिया। और इस प्रकार से इंडिया ने अपनी एक बैलेंस साइड बना के रखी। तो ये पूरा का पूरा इशू था। उस इशू को लेकर अमेरिका ने फिर ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जो क्वाड है, जो इंडिया, इसमें तो मेरी बात सुनेगा। एक क्वाड की मीटिंग उसने बुलाई और क्वाड में आपको मालूम होगा यूएसए, ठीक है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये एक प्रमुख पार्टनर है। तो उसने सोचा कि भैया जब ये क्वाड की मीटिंग हम बुलाएंगे तो हो सकता है इंडिया इस चीज़ में मान जाए, इसमें कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट रसिया के खिलाफ बोल दे, यही बोल दे कि हाँ कि रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसमें भी इंडिया ने एक बैलेंस अप्रोच रखी और साथ ही साथ ये कहा कि हाँ हम यूक्रेन की स्थिति को देखकर उसको गलत कहते हैं, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि यूक्रेन की स्थिति को देखकर हम उसे मदद पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि उसकी स्थिति ख़राब है, अच्छी है। तो एक बैलेंस अप्रोच रखा। और जो नॉन अलाइनमेंट होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा 1945 के बाद दो गुट बट गए थे। एक कंट्री वो थी जो यूएसएसआर के साथ थी, मतलब वर्तमान के रसिया के साथ थी, और दूसरी कंट्री थी जो अमेरिका के साथ थी। तो ऐसे दो गुट बन गए थे। लेकिन उस समय भी इंडिया ना रसिया वाले ग्रुप में शामिल था, ना अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल था। और यही बात आज भी इंडिया ने मेंटेन रखी कि ना वो रसिया के ग्रुप में शामिल है और ना नाटो कंट्रीज़ या बेस्ट कंट्रीज़ के ग्रुप में शामिल है। तो ये चीज़ मेंटेन रखी। इसी सब चीज़ों के बारे में आज का ये एडिटोरियल है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस एडिटोरियल की है जो भी वीडियो उसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल coincidences. India cannot force to pick a side in the conflict, but Russia could test its resolve. तो यहाँ इंडिया को फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब कि किस चीज़ को, मतलब रसिया की साइड लें, नाटो की साइड लें, बट रसिया को टेस्ट इट रिजॉल्व। लेकिन रसिया इस टेस्ट को रिजॉल्व कर सकता है। एट अ स्नैप वर्चुअल मीटिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड कंप्राइजिंग इंडिया, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान लीडर डिस्कस्ड द क्राइसिस ऑफ रसिया इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन अलॉन्ग विद मोर ट्रेडिशनल टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डायलॉग इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पर अमेरिका ने क्वाड्रिलेटरल मीटिंग बुलाई। क्वाड में डायलॉग में कौन कौन आया? यूएस आया, ऑस्ट्रेलिया आया, जापान आया और इंडिया तो आना ही था, ठीक है। तो डिस्कस द क्राइसिस ऑफ रसिया इन्वेजन। तो ये क्योंकि आपको मालूम होगा यूएस ने ये बैठक बुलाई, किस लिए बुलाई, अभी बैठक बुलाने का क्या मतलब था, तो आप सब समझ रहे होंगे कि रसिया के विरोध करने के लिए। तो उसने नो डाउट रसिया के इन्वेजन के बारे में बात की, साथ ही साथ यूक्रेन का जो ट्रेडिशनल, मतलब रसिया और यूक्रेन की बात की। लेकिन जिस कारण ये क्वाड बना कि इंडो पैसिफिक में चीन को ज़्यादा हावी ना होने देना, उस चीज़ को ये पूरा क्वाड बना था। तो उन सब चीज़ों पर भी बात हुई जो कि ट्रेडिशनल टॉपिक था इंडो पैसिफिक वाला, मैरीटाइम सिक्योरिटी का, उस पर भी बात हुई। इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू आफ्टर द समिट, द फोर नेशन रीअफर्म्ड that commitment to free and open Indo-Pacific in which the sovereignty and territorial integrity of all states is respected and countries are free from military, economic and political coercion। तो यहाँ पर जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो जो पार्टिसिपेंट राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं और उसमें उन्होंने ये कहा कि भैया हम इस चीज़ को रीअफर्म, मतलब दृढ़ता के साथ कहते हैं
कि लोग इंडो पैसिफिक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रहे, जहाँ पे हर किसी के लिए कोई ब्लॉकेज ना रहे। अगर किसी के जहाज़ आ रहा है तो कोई ऐसा ना हो कि देश उसको क्या कर ले, रोक ले और कोई भी टैक्स के रूप में मनी मांगे। साथ ही साथ संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि भाई ये इसकी अगर सीमा है तो वहाँ पर हमें नहीं जाना है, दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना है। फ्री फ्रॉम मिलिट्री, जो कि पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक मिलिट्री से फ्री हो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लड़ाई भड़ाई से क्या हो, अलग थलग हो, मतलब किसी भी प्रकार की वहाँ पर कन्फ्रंटेशन ना हो। तो ये उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक खुला, फ्री और किसी भी प्रकार की कलह या किसी भी प्रकार की कन्फ्रंटेशन से मुक्त क्षेत्र होना चाहिए। द लेटेस्ट क्वाड मीटिंग वाज in part likely motivated by the concern of the US, Australia and Japan that India is not explicitly condemning Russia's President Vladimir Putin's decisions to launch a ground offensive across the Russia-Ukraine border and to bomb Ukrainian infrastructure might not on the same page as the Quad member vis-a-vis this conflict। तो यहाँ पर ये जो मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सीधी सी बात है, यही उद्देश्य था, क्योंकि इंडिया ने अभी तक क्या है, स्पष्ट रूप से रसिया की निंदा नहीं की है। किस चीज़ को लेकर रसिया की निंदा नहीं की है? जो रसियन यूक्रेनियन बॉर्डर पर व्लादिमीर पुतिन ने ग्राउंड ऑफेंस लॉन्च कर दिया है, मतलब मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, उसकी निंदा नहीं की। साथ ही साथ यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। तो उसमें जो सिर्फ इंडिया को छोड़कर बाकी तीनों कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, इन तीनों ने निंदा की, लेकिन इंडिया ने कुछ नहीं कहा। तो ये एक कन्वेंस करने वाली, आप समझ सकते हो कि कन्वेंस करने के लिए कि भाई इंडिया कुछ न कुछ रसिया के विरुद्ध बोल दे। दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड रसिया's एग्रेशन बट हैव ऑल्सो स्लैप्ड क्रेमलिन एलिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन लिंक टू देम विद क्रिपलिंग सैंक्शंस। तो यहाँ पर क्वाड की रिमेनिंग 3 कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए हैं, उन्होंने ना केवल रसिया की निंदा की, बल्कि जो बड़े बड़े एलिट थे, जो बड़े बड़े राजनेता थे, उन पर भी क्या किया, सैंक्शन लगाया और पूरी की पूरी इकोनॉमी पर सैंक्शन लगाया। लेकिन इंडिया ने उसके उलट कुछ ना कहा ना किया। इंडिया कॉन्ट्रेरी हैज़ एब्स्टेन्ड फ्रॉम द यूएन रेजोल्यूशन कंडेमनिंग रसिया। इंडिया ने बार बार वोटिंग से खुद को क्या कर लिया, अलग थलग कर लिया। जब भी रसिया के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन आया तो देयर इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेबल डिफरेंस ऑन द रसिया यूक्रेन इशू इन टर्म ऑफ द इंडिविजुअल रीड आउट ऑफ द क्वाड मेंबर। और यहाँ से हमें ये दिखाई देता है कि जो रसिया यूक्रेन का इशू है वो क्वाड के मेंबर के लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से उसको पढ़ा जा रहा है, या अलग अलग क्वाड के जो देश हैं वो उसको अपनी तरह से अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। जहाँ पर तीनों देशों ने, क्वाड के तीनों देशों ने उसकी निंदा की, लेकिन भारत ने उसको अलग तरीके से समझा, अलग तरीके से पढ़ा और उसके हिसाब से उसने निंदा नहीं की, बल्कि खुद को वोटिंग से अलग कर लिया। While the US, Australia and Japan directly called out Russia's attempt to unilaterally force change to the status quo in Ukraine and vowed not to let such action occur anywhere in Indo-Pacific, India's readout only reference in passing in the context of establishing a new humanitarian assistance and disaster relief mechanism for this cause। तो यहाँ पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्या किया कि रसिया यूक्रेन का मुद्दा बना के साथ ही साथ ये कहा कि रसिया यूक्रेन में जैसा हो रहा है वो हम इंडो पैसिफिक में नहीं चाहते, और उन्होंने सोचा कि कम से कम इसी पर इंडिया क्या कर दे, मोहर लगा दे कि हाँ भैया ये बात सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लो इंडिया इस बात को सही कर देता तो ये इंडिया का मानना हो जाता कि हाँ रसिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन उसमें भी इंडिया ने कुछ नहीं कहा, उसमें इंडिया ने ये कहा कि हाँ जो भी हो रहा है उसके लिए हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, जो भी यहाँ पे जो कारण बन रहे हैं, जो भी इसका परिणाम आ रहा है। तो ये इस हिसाब से देखा गया। Russia's action has obviously posed complex question for India's strategic calculation, even as New Delhi continued to be guided by 21st century variant of its non-alignment paradigm and why its need to remain close to Moscow, a major defense supplier। तो यहाँ पर इंडिया का जो एक्शन है, रसिया का एक्शन
जो भी रसिया ने किया वो इंडिया के लिए नो डाउट एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेकर आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 21वीं शताब्दी में इंडिया को एक तो नॉन अलाइन मूवमेंट की तरह भी रहना है, लेकिन हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि हमें रसिया पर डिपेंडेंट इसलिए रहना है क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हथियार हैं, आर्म्ड चीज़ें हैं, वो कहाँ से आती हैं? मॉस्को से ही आती हैं। जो भी डिफेंस सप्लायर है सबसे बड़ा मॉस्को ही है। तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने आज विरोध कर दिया तो वो कल के दिन उसकी सप्लाई बंद कर देगा। उसके जो भी कलपुर्जे हैं या जो भी कभी दिक्कत आएगी तो वो उसकी कहना चाहिए छोटे छोटे जो कलपुर्जे वहाँ से आते हैं रसिया के, वो उसकी सप्लाई बंद कर देगा। तो ये 21वीं सदी में इंडिया के लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा कर दी है रसिया ने कि वो किसके साथ जाए। साउथ ब्लॉक इज़ ऑलरेडी वेल वर्सेस एट प्लेइंग हार्ड बॉल विथ मैंडेरिन। तो यहाँ पर वैसे ही हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली या साउथ ब्लॉक जो है वो चीन के साथ कैसा हमारा फेस ऑफ चल रहा है हमारे बॉर्डर पर। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ओवर गेटिंग कास्टा बेवर फॉर इंडियाज परचेज 5 पॉइंट वर्थ ऑफ रशियन डिफेंस सिस्टम। और साथ ही साथ यूएस के साथ भी ऐसा नहीं है कि यूएस ने भी हमें जब S-400 मिसाइल परचेस करने पर हमें एक वेवर दिया है, जो कि उसने कास्टा नाम के जो सैंक्शन है वो रसिया पर लगाए थे। कास्टा में क्या होता है कि रसिया से जो भी परचेस करेगा या जो भी कोई चीज़ें ऐसी व्यापार करेगा तो कास्टा के अंदर ये होता है कि उस देश पर भी वही सैंक्शन लग जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने इंडिया के लिए क्या किया है? वेवर दे रखा है। तो ये भी हमें चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें अमेरिका को भी मैनेज करना है और रसिया को भी मैनेज करना है, और बीच में जो चाइना हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन के सामने आया है वो तो हमें मैनेज करना ही है। वाइल द डिस्कशन ऑन यूक्रेन क्राइसिस विल कंटिन्यू एट द क्वाड एंड अक्रॉस अदर plurilateral platform where India US work together for the greater good of the rule based international order। तो यहाँ पर रसिया और यूक्रेन का जो मुद्दा है वो क्वाड के अंदर भी उठा, और जो अलग अलग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर यूएस और इंडिया साथ साथ काम करते हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें उठी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हमें एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। द आइडिया दैट नॉटो कंट्रीज or even Russia can force sovereign nation with proud history of non-alignment to pick side in a complex geopolitical conflict is quite past and eminently unviable in today's interdependent global arena। तो यहाँ पर ये देखना कि द आइडिया नाटो कंट्रीज और इवन रसिया कैन फोर्स सोवरेन नेशन विद प्राउड हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइनमेंट पिक अ साइड। तो यहाँ पर अगर रसिया चाहे या नाटो ये सोचे या रसिया ये सोचे कि जो कंट्री इतने सालों से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ रही है वो कहीं ना कहीं किसी या तो रसिया का पक्ष ले ले या नाटो का पक्ष ले ले, तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज ये अनवायबल है, मतलब अव्यावहारिक है। वर्तमान के इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल एरिना में, इंटरडिपेंडेंट मतलब कोई देश हर एक देश से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जुड़ा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ नाटो कंट्रीज़ का ही पक्ष ले लें या रसिया का ही पक्ष ले लें, क्योंकि अगर हमारी सिचुएशन देखें, और यही सिचुएशन हर एक देश की है, हमारी सिचुएशन देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार कहाँ से ख़रीदते हैं? रसिया से ख़रीदते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी नाटो कंट्रीज़ से भी बहुत से रिलेशन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम नाटो कंट्रीज़ या रसिया का एक तरफा पक्ष ले लें, बल्कि जब इस प्रकार का ग्लोबल एरिना इस प्रकार से काम कर रहा हो। द क्वाड फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट अफोर्ड टू एलिनेट इंडिया अ क्रिटिकल पार्टनर इन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान टू बैलेंस द राइज ऑफ चाइना एज अ पोटेंशियल एशियन हेजेमोन। तो यहाँ पर अगर क्वाड की बात करें तो क्वाड में इंडिया को कोई दरकिनार भी नहीं कर सकता, और दरकिनार करना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब हम देख रहे हैं एशिया में जो चाइना एक पोटेंशियल एशिया का नायक बन के उभर रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हर एक देश को पता है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि तो उसे कौन रोक सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया रोक सकता है। और अगर इंडिया को क्वाड ने अलग थलग किया तो ये क्वाड के लिए बहुत बड़ी और वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्वाड से भी इंडिया के लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। येट इंडिया में फाइंड इट रिजॉल्व एंड पेशेंस विद रसिया टेस्टेड शुड Russian occupying forces begin committing war crime and human rights violation in contravention of the Geneva Convention, the Universal Declaration of the Human Rights and other applicable global treaty। और हो सकता है इंडिया इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ फाइंड कर ले। एंड पेशेंस विद रसिया टेस्टेड शुड
रशियन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस बिगिन कमिटिंग वार, तो यहाँ पर रसिया का फिर कभी मान लो निंदा करे बाद में, जब कि भाई रसिया जो वॉर क्राइम है, वॉर क्राइम में जैसे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आप इस हथियार का यूज़ ना करो, आप जैविक बम का यूज़ ना करो, आप ह्यूमैनिटेरियन लोगों पर हमले ना करो, आप सिविलियंस पर हमले ना करो, ऐसे कई चीज़ें आती हैं जो जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू आती हैं, और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट को लेकर, जब तक रसिया की जो सेना है उन सब चीज़ों को क्या उल्लंघन नहीं करती है, तब तक हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद भी इंडिया उस चीज़ की रसिया का क्या विरोध ना करे या निंदा ना करे। लेकिन हाँ, एक वर्ल्ड ऑर्डर को तब तक एक मेन पॉइंट नहीं मिलेगा कि वो इंडिया को फोर्स कर पाए कि नहीं, अब तो वॉर क्राइम हो रहा है, और वॉर क्राइम में अब तो आप निंदा कर दो रसिया की। तो ये सब चीज़ें हैं, तब तक अभी देखना पड़ेगा कि इंडिया कितनी हद तक पेशेंस रखता है और क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's editorial. So thank you for today. I hope you enjoy this.